हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का लेक्चर का टॉपिक है उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस। ये बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उपभोक्ता की बचत को उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता की बेशी के कहकर भी पुकारा जाता है। तो उपभोक्ता की बचत का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक एनालिसिस है उसमें कंज्यूमर सरप्लस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबसे पहले जो परिभाषा दी या एक निश्चित विचार इसके बारे में प्रस्तुत किया वो थे प्रोफेसर जेविन्स। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट हुए थे, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जो इंजीनियर भी थे, आर.जे. ड्यूपिट, उन्होंने 1844 में उपभोक्ता की बचत को एक रेखा चित्र एवं गणितीय ढंग से स्पष्ट किया। परंतु उपभोक्ता की बचत की धारणा को और ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इन्होंने 1879 में अपनी पुस्तक प्योर थ्योरी टू डोमेस्टिक वैल्यूज़ में एक उपभोक्ता की बचत का सरल रिप्रेजेंटेशन या सिंपल प्रेजेंटेशन दिया। परंतु 1890 में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक उन्होंने लिखी उसमें इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, एक साइंटिफिक एनालिसिस दिया। इसके बाद में प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने भी कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए तटस्थता वक्र या हम जिसे कहते हैं उदासीनता वक्रों की सहायता ली। अब ये उपभोक्ता की बचत का अर्थ समझ लेते हैं कि उपभोक्ता की बचत का आखिर अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। इसके लिए हम अर्थ समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में हम गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करते हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करते हैं और वो सारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम कुछ ना कुछ कीमत चुकाते हैं, कुछ ना कुछ बाज़ार में उनके लिए प्राइस पे करते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि उन वस्तुओं के लिए हम जितनी कीमत चुका रहे हैं, जितनी कीमत उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम देते हैं उससे वो बहुत कम होती है, परंतु उससे गुड्स और सर्विसेज से जो वास्तव में हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं नमक या सॉल्ट एक ऐसी कॉमोडिटी है जो कि बाज़ार में बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है, परंतु उससे हमें उपयोगिता बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही है। एक भी मील अगर हम बिना नमक का खा के देखें या कोई भी एक डिश में भी हम नमक नहीं खाते हैं तो हमें नमक की उपयोगिता उससे स्पष्ट हो जाती है कि नमक हमारे लिए हम कितना इम्पोर्टेंट है या हमें कितनी उससे यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से पानी बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध है, लेकिन पानी बहुत इसेंशियल है, हमारे दिनचर्या में पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं न्यूज़पेपर्स का। समाचार पत्र बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध होते हैं। एक न्यूज़पेपर की कीमत शायद 3 या 4 रुपये होती है, लेकिन उन समाचार पत्रों से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सुबह की चाय के साथ वो समाचार पत्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बिना हमें चाय भी अच्छी ना लगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों से भी हमें उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जो उस वस्तु से हमें कीमत प्राप्त होती है, कीमत चुकाते हैं हम उस वस्तु के लिए, वो जो है बहुत कम होती है। कंज्यूमर सरप्लस को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस इज़ द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट द कॉमोडिटी ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे। इसका मतलब हुआ कि उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता का अतिरेक वह आधिक्य होता है जो कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग के लिए बाज़ार में जो कीमत देने को तत्पर होता है और वह कीमत जो उस वस्तु के लिए वो वास्तव में चुकाता है, इन दोनों का जो अंतर है वह उपभोक्ता की बचत होता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे कि नमक है, सॉल्ट है।
नमक के लिए उपभोक्ता हो सकता है कि 50 रुपये देने को तत्पर हो, क्योंकि उससे इतनी उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है, लेकिन वास्तव में वो बाज़ार में उस नमक के केवल 20 रुपये ही चुकाता है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है 50 - 20 = ₹30, ये क्या हो गया, ये उपभोक्ता की बचत हो गई। तो इस प्रकार है, ये जो है द अमाउंट विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे minus the amount which the consumer actually pays in the market for that commodity. Difference of these two would be the consumer surplus for the consumer. इसी कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करते हुए एक डेफिनेशन और प्रेजेंट की गई है, वो दी गई है प्रोफेसर J.K. मेहता द्वारा। प्रोफेसर J.K. मेहता ने बोला कि कंज्यूमर सरप्लस obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction which he derives from it and the which he foregoes in order to procure that commodity. इसमें इन्होंने जो अंतर बताया है वो एक तरीके से संतुष्टि के तौर पर इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि वह अंतर जो या वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने में किए गए त्याग के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर संतुष्टि को और त्याग को वर्ड्स को यूज़ किया है, और संतुष्टि और त्याग को मेजर करने के लिए भी इन्होंने कहा है कि इन दोनों को तो मेजर किया जा सकता है द्रव्य की सहायता से या फिर मुद्रा की सहायता से। मुद्रा से हम माप सकते हैं कि किसी वस्तु से हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और किसी वस्तु को हम खरीदने के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं, ये भी मुद्रा से मापा जा सकता है। जितना उस वस्तु को खरीदने के लिए हम कीमत बाज़ार में चुकाते हैं वो तो हमारा त्याग हो जाता है उस वस्तु के प्रति, और जितनी कीमत हम उस वस्तु के लिए बाज़ार में देने को तत्पर होते हैं वो हमारे उस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को व्यक्त करता है कि हमें एक्चुअल में उससे कितनी सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रही है। अब कंज्यूमर सरप्लस के एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम और एक टेबल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है वो उपयोगिता विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हम किसी भी वस्तु को तब तक खरीदेंगे, तब तक परचेज करेंगे जब तक कि उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु को खरीदने के लिए जो दिए जाने वाला कीमत है उसकी सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा हो। जब तक हमें वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु पर दिए जाने वाले धन की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा रहेगी, तब तक हम उस वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु को परचेज करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा है। जब हमने यूटिलिटी का टॉपिक पढ़ा था तब हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में भी चर्चा की थी। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन होता है जो कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से के कारण होता है, या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी, या इट इज़ द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कॉमोडिटी। जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को खरीदा जाता है तो उससे हमें जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो जब तक किसी वस्तु से प्राप्त होने वाला मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है या इट इज़ मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी स्पेंट टू बाय दैट गुड, टिल दैट टाइम दैट गुड वुड बी परचेज्ड। यहाँ पर हम कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत को समझने के लिए एक टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में हमने देखा है कि किसी एक सपोज़ कंज्यूमर को आमों के उपभोग से कितना उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो टेबल में फर्स्ट कॉलम हमने बनाया है उसमें हमने आमों की इकाइयाँ ले ली है 1 से लेकर 5 तक। दूसरे कॉलम में हमने आमों की सीमांत उपयोगिता ली है। सीमांत उपयोगिता में यहाँ पर हमने कैसे मेजर किया है कि हमें आमों से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, इसको देखने के लिए हमने देखा है कि उस आमों को खरीदने के लिए
उपभोक्ता कितनी वस्तु की कीमत देने को तत्पर है, कितना प्राइस वो पे करने को इच्छुक है, वो एक तरीके से हमें बताएगी कि उस आमों से उपभोक्ता को कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने पहले यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था यूटिलिटी या उपयोगिता को मेजर करने के दो अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच हमने देखा था वो था कार्डिनल अप्रोच, जिसे कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, और एक अप्रोच था ऑर्डिनल अप्रोच या फिर क्रमवाचक दृष्टिकोण। कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक दृष्टिकोण ये कहता था कि किसी भी उपयोगिता को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, उसे एक्चुअली मापा जा सकता है। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच कहता था कि उपयोगिता को मापना या मेजर करना संभव नहीं है, उसे हम केवल क्रम दे सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं कि हमें किस वस्तु से कितनी उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त हो रही है, किस वस्तु से हमें उपयोगिता कम प्राप्त हो रही है। तो इस केस में क्योंकि हम आमों की सीमांत उपयोगिता को कीमत के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं हमने इधर कौन सा है, कार्डिनल अप्रोच जो है वस्तु की कीमत का या वस्तु की उपयोगिता का, वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आमों की सीमांत उपयोगिता को मेजर कर रहे हैं, अंकों में व्यक्त कर रहे हैं। किस रूप में? उस वस्तु के लिए उपभोक्ता जो कीमत चुकाने को तत्पर है उस रूप में। तो यहाँ पर हम कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। फिर आता है तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में हमने लिए है आम की कीमत, बाज़ार कीमत क्या है, प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है मैंगोज़ की, वो ये हमें बताती है, या इसको हम कह सकते हैं वह कीमत जो उपभोक्ता वास्तव में उस वस्तु के लिए चुका रहा है। और चौथा कॉलम आता है कंज्यूमर सरप्लस का। तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे? अगर हम जो फोर्थ कॉलम या थर्ड कॉलम है, सॉरी सेकंड कॉलम है, उसमें से 3 कॉलम को माइनस करेंगे। यहाँ की हम देखें कि प्रथम इकाई के लिए उपभोक्ता जो है 100 रुपये देने को तत्पर है, जबकि वास्तव में कितना 30 रुपये चुका रहा है। तो उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई? 70 रुपये के बराबर हो गई। वहीं दूसरी इकाई में उपभोक्ता जो है 90 रुपये देने को तत्पर है, जबकि वास्तव में 30 रुपये चुका रहा है। तो यहाँ पर उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई? 60 रुपये के करीब हो गई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उपभोक्ता उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, उसके लिए कम कीमत चुकाने को तत्पर होता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाला जो उपभोक्ता की बचत है वो भी कम होता जाता है। अब इसी टेबल को हम एक डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने उसी टेबल को यहाँ पे प्लॉट किया है। OX एक्सिस पर यहाँ पर हमने लिया है वस्तु की इकाइयाँ। यहाँ पे वस्तु हमारी क्या थी? आम थी, तो हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ मैंगोज़ 1 से 5 तक हैं दोनों केसेस में। और OY जो एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है, इस पर हमने लिया है प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता। यहाँ हमने 2 डायग्राम्स बनाए हैं, A और B। A जो डायग्राम है मार्जिनल डिफरेंस है दोनों में। जो A डायग्राम है वो एक तरीके से इंडिविजिबल गुड्स या फिर अविभाज्य वस्तुओं के लिए है, और डायग्राम B जो है डिविजिबल गुड्स या फिर विभाज्य वस्तुओं के लिए है। अब इंडिविजिबल एंड डिविजिबल गुड्स क्या होती हैं? इंडिविजिबल गुड्स बेसिकली होती हैं जो पब्लिक गुड्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सड़कें हैं, रोड्स हैं, या फिर स्ट्रीट लाइट है, या कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये एक तरीके से क्या हो गए? इनडिविजिबल गुड्स है, यानी कि सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। अब जैसे सड़क है या स्ट्रीट लाइट है, तो हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते वो यूज़ करने के लिए, वो सबके लिए बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये हमारे इनडिविजिबल या अविभाज्य वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते लोगों के बीच में। जबकि डिविजिबल गुड्स कौन सी होती है? प्राइवेट गुड्स या निजी वस्तुएं। वह वस्तुएं जो केवल उन लोगों को उपलब्ध होती हैं जो लोग उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए कोई ना कोई कीमत चुकाते हैं, कुछ ना कुछ प्राइस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर एक सिनेमा का टिकट है, तो वो मूवी टिकट केवल उसके लिए अवेलेबल होगा, उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति उस टिकट की प्राइस पे करेगा, टिकट का कीमत चुकाएगा। तो केवल वही व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर सकता है, बाकी व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे। तो ये होती है हमारी विभाज्य वस्तुएं, डिविजिबल गुड्स।
तो अब हम डायग्राम से देख लेते हैं। जब इनडिविजिबल गुड्स और डिविजिबल गुड्स में डायग्राम थोड़ा सा हमारा जो अलग अलग बनाया है, क्योंकि इनडिविजिबल इनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनको हमने एग्जैक्टली वो की वो लिया है। एक इकाई पर अगर 100 रुपये देने को तत्पर है, जबकि वास्तव में कितना चुका रहा है, 30 रुपये चुका रहा है, तो ये जो अतिरिक्त है ये उपभोक्ता की बचत हो जाता है प्रथम इकाई के केस में। उसी वस्तु की द्वितीय इकाई के केस में क्या है, इतना तो मार्केट प्राइस में इतना दे रहा है, जबकि एक्चुअली देने को तत्पर कितना होता है, ये 90 इकाइयाँ या 90 रुपये के बराबर। तो ये इसका उपभोक्ता की बचत होता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति उस वस्तु का अधिक उपभोग करता है, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत जो है वो भी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको याद हो तो हमने पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को अधिक उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी कम होने लगती है, और अगर उस वस्तु से उपयोगिता कम मिलेगी तो अब उस वस्तु के लिए वास्तव में उपभोक्ता जो कीमत चुकाना चाहता है वो भी कम हो जाएगी। तो जो अंतर है, जो वास्तव में कीमत चुका रहा है और चुकाने को तत्पर है, वो कम हो जाएगा। और इस कारण से जैसे जैसे यूटिलिटी या बढ़ती है या ज़्यादा इकाइयों का उपभोग होता है, कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ये जो है ये तो उस वस्तु की मार्केट प्राइस है, बाज़ार कीमत है, जो उन 5 इकाइयों के लिए उपभोक्ता बाज़ार कीमत चुकाता है वो है। ये जो टोटल होता है ये होता है उस वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता। जब किसी वस्तु की 5 इकाइयाँ कंज्यूम कर रहा है तो कुल उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है। तो जब टोटल में से हम मार्केट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो ये जो बचता है ट्रायंगल, ये हमारा हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। इस केस में जो थोड़ा जिग जैग ट्रायंगल है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। मार्शल के अनुसार जो किसी भी देश में उपभोक्ता की बचत है वो उस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। अर्थात वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, सोशल कंडीशंस क्या है और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी देश में कंज्यूमर सरप्लस कितना प्राप्त हो रहा है। तो मार्शल ने बोला कि जो विकसित देश हैं या जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर जो डेली उपभोग की वस्तुएं होती है, सेवाएं होती है, जैसे कि ये अखबार है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इन पर जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में क्या है, ये सब ज़रूरत की चीज़ें बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध होती है और उनसे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो अंतर अधिक होने के कारण यहाँ पर उपभोक्ता की बचत ज़्यादा प्राप्त होती है। वहीं जो डेवलप्ड नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या हम कह सकते हैं अर्धविकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर ये वस्तुएं और सेवाएं जो हैं तुलनात्मक रूप से इतनी कम कीमतों पर उपलब्ध नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी महंगी होती है। इस कारण से ऐसे देशों में जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है वो विकसित देशों के मुकाबले कम होती है, उतनी ज़्यादा उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशंस हमने देखी, प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन, प्रोफेसर जे.के. मेहता की डेफिनेशन। उसके बाद में हमने एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को समझा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।